आखिर गिल अपनी सर्दे दर्दे मैकदा हुई, पहुंचे वहां की खाक जहां का खमीर हो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने का सपना देखने वाली बीजेपी अब वहां फंसी हुई दिख रही है। घुसपैठियों का मुद्दा, एसआईआर और बाबरी मस्जिद जैसे सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी मोदी और अमित शाह को धुकधुकी बंधी हुई है कि इस बार भी बंगाल की जनता बीजेपी को नकार देगी। ऊपर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व सीएम यानी जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने इन विधानसभा चुनावों के नतीजों की भविष्यवाणी पत्रकारों के सामने की है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बताता हूं और बाकी सब तो ईश्वर ही जानते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत रही हैं, केरल में कांग्रेस जीत रही है और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की पार्टी द्रमुक यानी डीएमके जीत रही है। यह ईश्वर की कृपा है। अब्दुल्ला ने बता दिया कि जिन राज्यों में बीजेपी पहले नहीं थी वहां इस बार भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। यही बीजेपी के लिए बड़ी कसक है। 12 साल से ज्यादा वक्त तक केंद्र की सत्ता पर रहने के बावजूद बीजेपी के मन से हार का डर और कांग्रेस से कमतरी का एहसास गया नहीं है। सत्ता और प्रशासन के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं पर भी इधर उधर के तरीकों से पकड़ बनाने के बावजूद बीजेपी के मन में फांस बनी हुई है कि कांग्रेस को वो पूरी तरह पस्त नहीं कर पाई है और उसकी वजह से बाकी विपक्ष भी मजबूत बना हुआ है। अभी पिछले हफ्ते संसद के 3 दिनों के विशेष सत्र में मोदी सरकार को विपक्ष ने अपनी ताकत और एकजुटता का स्वाद चखा दिया है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक मोदी सरकार पारित नहीं करा पाई और इसकी आड़ में महिला आरक्षण पर बीजेपी का खेल भी नाकाम हो गया। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि कांग्रेस को किसी तरह महिला विरोधी साबित करे, लेकिन अपने फैलाए कीचड़ में वो खुद धंस गई। इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अब एक ऐसा ऐलान किया है जो बीजेपी का डर और बढ़ा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि बंगाल के बाद वो दिल्ली में भी बीजेपी को हराएंगी। उन्हें सत्ता की चाहत नहीं, लेकिन विपक्षी एकजुटता को मजबूत करके वो बीजेपी को दिल्ली से बाहर करेंगी। बीजेपी को चूल्हा जलाना पड़ेगा, यह ऐलान भी ममता बनर्जी ने किया है। जरा सुन लीजिए। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया आउट। जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। तो ममता बनर्जी का यह बयान अमित शाह की उस बात का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी को उल्टा लटका देंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के यानी सेकेंड फेज के मतदान से पहले का यह ऐलान बीजेपी को परेशान कर रहा है। हालांकि अपनी परेशानी आसान करने के लिए बीजेपी ने फिर ऑपरेशन लोटस चलाया है। इस बार दल बदल का खेल आम आदमी पार्टी के साथ खेला गया और वो भी एक नहीं बल्कि सीधे 7 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। इस खेल के सूत्रधार बने हैं राघव चड्ढा, जिन्हें हाल ही में मोदी सरकार ने सुरक्षा प्रदान की थी और अब बीजेपी ने उन्हें और उनके 6 साथियों को अपनी शरण में ले लिया है। इस दल बदल के बारे में लोगों को काफी पहले से अंदाजा था, अब बस इंतजार था कि यह अमल में कब लाया जाता है। बीजेपी इस बात पर खुश है कि एक तो उसने आम आदमी पार्टी को कमजोर किया है और दूसरी तरफ अब सियासी चर्चा बंगाल चुनावों से ध्यान हटाकर पंजाब पर केंद्रित होगी। लेकिन बीजेपी की यह खुशी भी पानी के बुलबुले की तरह है, क्योंकि असल में चर्चा इस बात की हो रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण से पहले बीजेपी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया और महिला आरक्षण पर बवाल खड़ा कर दिया और अब दूसरे चरण यानी सेकेंड फेज से पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ने में वो कामयाब हुई है। पश्चिम बंगाल की जनता को इन हथकंडों से जीता जा सकता तो बीजेपी पहले ही इस राज्य में जीत जाती, यानी कब से वहां सत्ता पर काबिज होती। लेकिन हकीकत तो यही है कि बंगाल में इस बार भी बीजेपी की दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ मतदान ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है और यह भी समझेंगे कि किस तरह अब दल बदल का खेल बढ़ाकर बीजेपी ने अपना नुकसान कर लिया है।
23 अप्रैल का दिन भारत के लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ऐतिहासिक रहा। तमिलनाडु में कुल 84.73% और पश्चिम बंगाल के पहले चरण में कुल 91.83% मतदान हुआ। निश्चित तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पर गदगद दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों के मतदाताओं को मेरा सलाम है। आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। हालांकि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। BBC बांग्ला से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक रूप से ज्यादा मतदान वाले राज्य के तौर पर जाना जाता है। हालांकि अगर मतदाता सूची से 91 लाख नाम हटा दिए जाएं और संशोधित सूची के आधार पर आंकड़ों की गणना होगी तो वोटिंग स्वाभाविक रूप से ज्यादा दिखेगी। कुरैशी का मानना है, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई लोग डर के मारे वोट डालने के लिए अपने घर लौटे, लेकिन अगर चुनाव पिछली मतदाता सूची का इस्तेमाल करके कराया गया होता तो मतदान में बढ़ोतरी पिछली बार की तुलना में 2% से ज्यादा नहीं होती। मतलब जितना रिकॉर्ड मतदान बताया जा रहा है वो वोटर लिस्ट में घट बढ़ का खेल भी हो सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोग घरों से बाहर निकले हैं, बल्कि कई चुनावों में ये देखा गया है कि ज्यादा वोट पड़ने का मतलब है सत्तारूढ़ दल को ही जनता जिताना चाहती है। यानी बंगाल में TMC फिर से सत्ता में लौट सकती है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। बीजेपी की हार की भविष्यवाणी इसलिए भी हो रही है क्योंकि SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर बंगाल में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आप याद कीजिए कि ज्ञानेश कुमार को कैसे कोलकाता एयरपोर्ट पर काले झंडे दिखाए गए थे। आज तक क्या कभी किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है? शायद नहीं। तो अब ये ज्ञानेश कुमार को सोचना होगा कि उनकी तरफ से आखिर क्या गलत हुआ है। वैसे ज्ञानेश कुमार ने तो हमेशा विपक्ष के आवाजों को खारिज ही किया है, लेकिन विपक्ष ही उन्हें लगातार घेर रहा है। एक बार उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया जा चुका है और उसके खारिज होने के बाद फिर नए प्रस्ताव के लिए कम से कम 73 सांसदों ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग लगता है या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन इससे ये तो जाहिर हो गया है कि संवैधानिक संस्थाओं की साख बीजेपी के शासन में कमजोर हुई है। बार बार सत्ता में आने के बावजूद बीजेपी पर भरोसा नहीं बन पा रहा है और लोग सवाल करते हैं कि अपनी मजबूती के लिए बीजेपी को दूसरे दलों को तोड़ना क्यों पड़ता है। असल में बंगाल चुनाव के बीच में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ा है और अब खबर है कि पंजाब के कई विधायकों को साथ लेकर बीजेपी पंजाब में अपनी सरकार बनवाना चाहती है। इससे यह बात फिर जाहिर हुई है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं, अपने समर्थकों पर यकीन नहीं है और जब उसे सत्ता में आना होता है तो वो दूसरे दल को तोड़ने का रास्ता ही अपनाती है। देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में उसने क्या किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, महाराष्ट्र में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, हर जगह उसने यही खेल खेला और अब क्या पंजाब में भी यही बारी करने वाली है, यही पंजाब की बारी है। इस पर चर्चा तेज हो गई है। वैसे वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने दल बदल के इस खेल से ईडी और व्यापार का सीधा गणित समझाया है। साथ ही बीजेपी को सलाह दी है कि ऐसे लोगों का एक म्यूजियम बनाना चाहिए। सुनिए जरा यहां कपिल सिब्बल को। आपको मालूम है किन लोगों के पास ईडी पहुंच गई थी? सुना है थप्पड़ पड़ भी मारे थे, सुना है, मुझे पता नहीं होगा। ठीक है, अब जब बिजनेसमैन मेंबर बन जाएगा तो उसको तो अपना धंधा चलाना है ना भैया। धंधा चलाएगा तो ईडी पहुंचेगी, ईडी पहुंचेगी तो दल बदलेगा। ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, ये पॉलिटिकल इक्वेशन है। धंधा करके पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट के बाद धंधे करो, धंधा बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओगे तो ईडी पहुंचेगी या सीबीआई पहुंच जाएगी, उसके बाद आप दल बदल दो और धंधा करो। यही हुआ ना राजनीतिक षड्यंत्र। मैं तो कहता हूं कि भाजपा को, इनके लोगों को मतलब कि एक इनका म्यूजियम बनना चाहिए। आपको बता दूं कि शुक्रवार को संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघव चड्ढा ने कहा, हमने तय किया है कि हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस खबर के बाद एक्स पर राघव चड्ढा का नाम लिए बिना सिर्फ इतना लिखा, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। असल में आम आदमी पार्टी में पहले भी टूट पड़ी है।
कपिल मिश्रा जैसे नेता बीजेपी के पाले में आए हैं तो कुछ नेता या तो कांग्रेस में चले गए या अपनी अलग पार्टी बना ली या फिर राजनीति से ही तौबा कर ली। लेकिन इस बार की टूट सीधे पंजाब को निशाने पर रखकर करवाई गई है, इसीलिए इसे केजरीवाल पंजाबियों के साथ धक्का बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा है कि यह सब बीजेपी का लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को राज्यसभा में उप नेता बनाया तो 15 अप्रैल को उनके घर ईडी पहुंच गई। पहले ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, फिर जेल भेजो, इसके बाद चुनाव आयोग लगा दो और वोट कटवा दो। सोमनाथ भारती का कहना है कि बीजेपी पंजाब में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। उनको लगता है कि इन राज्यसभा सांसदों की मदद से वो पार्टी को फैला पाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो असल में सारा खेल पंजाब पर कब्जे का दिख रहा है कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहे या फिर विधायकों को तोड़कर बीजेपी महाराष्ट्र जैसा कोई खेल करे और राघव चड्ढा या किसी और को एकनाथ शिंदे बना दे। हालांकि कांग्रेस ने इस दल बदल में एक नया खेल पहचाना है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि जो काम राघव चड्ढा पंजाब में किया करते थे अब वही काम केजरीवाल करने लगे हैं, तो इसीलिए यह मनमुटाव हुआ है। जरा सुन लीजिए यहां संदीप दीक्षित को। कोई बहुत आश्चर्य तो नहीं हो रहा है। राघव चड्ढा तो कुछ दिनों से ही उल्टी भाषा बोल रहे थे और शायद महत्वाकांक्षी भी हो गए थे, लेकिन इनकी मुझे जो खबर ये आई है कि पंजाब में आपस में शायद मनमुटाव इनका और केजरीवाल का हुआ था, क्योंकि शुरू में जब पंजाब में सरकार जीती आम आदमी ने तो एक तरीके से समझ लीजिए उनके जो बैंक के कलेक्शन एजेंट थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पूरा धन पर आधारित होती है, ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, सरकार चलाने का, वो शायद जिम्मा राघव चड्ढा को मिला हुआ था। फिर केजरीवाल यहाँ से खाली हो गए। अब खाली हो गए तो सीधे पंजाब पहुँचे। उनको लगा कि नहीं, अब ये काम मुझे सीधे करना चाहिए। तो शायद इन चीज़ों को लेकर इनमें आपस में मनमुटाव पहले चालू हुआ है, क्योंकि अगर कोई कहे कि कोई वैचारिक मनमुटाव है तो विचार तो कोई है ही नहीं। भाई आम आदमी पार्टी तो खुद कहती थी एक ज़माने में कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मतलब हमारा कोई विचार ही नहीं है। तो जब विचार ही नहीं है तो वैचारिक मतभेद क्या हो सकता है? कोई बीजेपी की भाषा बोले, कोई संघ की भाषा बोले, कोई किसी की भाषा बोले, कोई MIM की भाषा बोले, इनके लिए तो सब भाषा स्वीकार है, क्योंकि इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं। तो मुझे आश्चर्य नहीं था, लेकिन जो बात बार जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो लोग कहते थे कि महान डेमोक्रेसी है, एक आदमी का बिल्कुल वर्चस्व है, उससे ये भी दिख रहा है कि बाकी जो सांसद गए हैं, अब जैसे संदीप पाठक हैं, खबर हमारी ये है कि अच्छे व्यक्ति हैं, गुजरात में बीजेपी को ताकतवर करने के लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, पंजाब में भी, और एक तरीके से केजरीवाल के राइट हैंड की तरह काम करते थे। तो अब ये लोग सब भगने लगे हैं, तो ये तो दिख रहा है कि एक तो उनको शायद आम आदमी पार्टी में आगे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, दूसरा केजरीवाल की अपनी हरकतों के कारण ये लोग साहब बहुत परेशान हो गए। तो ये स्वाभाविक था, और अब और कितने टूटेंगे, क्या टूटेंगे, तो समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत लंबा तरीके से, अगर इस तरीके से आम आदमी पार्टी चली तो लंबा चलेगी। अब दल बदल के पीछे की असली वजह जो भी रही हो, लेकिन इस वजह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को पंजाब में नुकसान होता दिख रहा है। बल्कि पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को लोग सरेआम गद्दार कह रहे हैं। शनिवार को ही आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जालंधर में हरभजन सिंह के घर की दीवार पर स्प्रे पेंट से गद्दार लिख दिया। कुछ ऐसा ही हाल अशोक मित्तल का भी हुआ है। अशोक मित्तल की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। इन लोगों ने गेट पर ब्लैक स्प्रे पेंट से लिखा पंजाब का गद्दार। बताया जाता है कि इन राज्यसभा सांसदों के आप छोड़ने के बाद से पार्टी कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज हैं। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पंजाब की पीठ में छुरा घोंपा है और गद्दारी की है। यह माहौल बता रहा है कि बीजेपी को फायदे से पहले ही बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन बीजेपी को ज्यादा बड़ा झटका लगेगा अगर झालमुड़ी खाने और हुगली नदी में सैर करने के बावजूद मोदी बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में फिर नाकाम रहे और मोदी की नकल पर दीदी का तंज कसने वाले अमित शाह की तथाकथित चाणक्य नीति भी फेल हो जाए तो क्या होगा। वैसे भी ममता बनर्जी ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली से बीजेपी का सफाया तय है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं लोगों के मन को जितना समझ पाई हूं उसके हिसाब से अभी तक हुए मतदान को देखते हुए यह कह सकती हूं कि हम पहले से ही जीत की स्थिति में हैं। मुझे किसी पद से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दिल्ली में भाजपा सरकार का अंत चाहती हूं।
ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद वो सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर दिल्ली यानी केंद्र की सत्ता पर विजय हासिल करेंगी। दूसरे दौर की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी की यह चेतावनी बीजेपी के लिए बड़ा डर है दोस्तों। वहीं ज्ञानेश कुमार भी, जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी अब फिर से घिर रहे हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर नया नोटिस जारी कर दिया है, दाखिल किया है राज्यसभा में। इस बार विपक्ष ने सिद्ध दुराचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर के आधार पर हटाने का यानी ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव रखते हुए 9 नए आरोप जोड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि सीईसी के खिलाफ यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सिद्ध दुराचार के ठोस आधार हैं। उन्होंने 8 अप्रैल को टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग के स्ट्रेट टॉक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए इसे विवादित आचरण का उदाहरण दिया। उस बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक सामने आई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सीईसी का पद पर बने रहने का संविधान का जो ये पूरा का पूरा अधिकार है वो संविधान पर चोट है, इनको उस पद से हटाना चाहिए। नए आरोपों में सबसे प्रमुख मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तथाकथित पक्षपातपूर्ण पालन का मुद्दा भी है। विपक्ष का कहना है कि 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर भी की गई शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा प्रशासनिक चूक, सत्तारूढ़ दल के साथ संस्थागत निकटता और संवैधानिक पद के अनुरूप आचरण न करने जैसे आरोप भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाने और मताधिकार से वंचित करने के आरोप भी नोटिस का हिस्सा हैं। विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि अब बीजेपी की तिकड़मों को वो लाचारी के साथ चुपचाप मान नहीं लेगा, बल्कि उसका कड़ा विरोध भी करेगा। क्या इसी से लिखी जाएगी बीजेपी की विदाई की पटकथा? यह देखना होगा। खैर, शायर मिर्जा जवां बख्त जहांदार ने ठीक ही फरमाया है कि सब्र और दीनो दिल तो तुम आगे ही ले चुके, सब्र और दीनो दिल तो तुम आगे ही ले चुके, बाकी है जहां हमारी सो अब ये भी लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।